अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी ज़िंदगी यूं ही चलती रहे लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। पिछले हफ्ते से घर में कुछ सुगबुगाहट सी है। जो खिड़कियाँ, जो दरवाजे, जो रोशनदान महीनों से झड़े नहीं थे, अब झड़कर साफ साफ हो गए थे। जो कमरे सालों से बंद पड़े थे, अब वो तालों की जकड़ से बाहर आ गए थे। मेरी किताबें, जिस पर गर्द की एक मोटी सी परत जम गई थी, साफ होकर शेल्फ पर सजने को तैयार थीं। बाहर बगीचे में माली बेतरतीब पौधों की छटाई में मशगूल था। हमारी बाई सबिता खुश थीं कि आज बहुत दिनों बाद वो फिर से खाना बना रही थीं। जैसे दीनू चाचा खुश थे कि आज बहुत दिनों बाद गैराज से गाड़ी बाहर आई थी। हमारे इस पुश्तैनी घर को आज कुछ कुछ सांस आ रही थी, लेकिन मेरी सांस जैसे अटकी हुई थी। मेरे सामने टेबल पर फ़ोटो एल्बम खुली पड़ी थी। ये फ़ोटो एल्बम किताबों के बीच पड़ी धूल खा रही थी, मगर हर कमरे की तरह ये एल्बम भी आज खुल गई थी और पहले ही पन्ने पर मेरी भैया की और भाभी की तस्वीर थी। भैया अपना हाथ मेरे कंधे पर रखे हुए थे और भाभी की होंठों पर गहरी सी मुस्कुराहट फैली हुई है। दीनू चाचा ने खींची थी ये तस्वीर बाहर बगीचे में ही। खिड़की से बाहर देखती हूँ तो आज भी ये गुलमोहर का पेड़ वहीं खड़ा है। पेड़ आज भी वही है, मगर भैया आज हमारे साथ नहीं है। भैया की तस्वीर पर मेरी नज़र टिकी हुई थी और मेरी आँखों में आंसू तैर रहे थे। ये आंसू हर पर्व, हर त्यौहार पर मेरी आँखों से छलक पड़ते थे। मेरी नज़रें भैया की तस्वीर पर थी और मेरा ज़हन इस घर में गुजरी यादों में खो गया था। सबिता की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। वो पल्लू से हाथ पूछती हुई बावर्ची खाने से बाहर आ रही थी। दिया फिर गुम हो गई, जल्दी चलो। दीनू चाचा कह रहे हैं भाभी की फ्लैट एयरपोर्ट आने वाली है। सबिता हमारे घर में तब से काम कर रही है जब मैं 6 बरस की थी। सालों पहले जब भैया भाभी इस घर से चले गए थे, तब से ये घर बंद पड़ा था, लेकिन 6 महीने हुए मैं इस घर में रहने फिर से आ गई थी और सबिता फिर से काम करने। मैं अपने गुजरे दिनों को भूल जाना चाहती थी, अपनी गुजरी यादों से भाग जाना चाहती थी। मैंने इन 6 महीनों में इस मकान का सिर्फ एक कमरा ही खोला था, वही जिसमें मैं बचपन से रहती थी। उन दिनों पर्दों से झलकती रोशनी से मुझे पता चलता था कि सुबह है या शाम। सबिता मेरा ध्यान रखा करती थी, मगर जब मैं ही अपना ध्यान रखने को तैयार नहीं थी तो वो अक्सर हार कर बैठ जाती। सबिता की आवाज़ पर मैंने फ़ोटो एल्बम बंद कर दिया और एयरपोर्ट जाने को तैयार हो गई। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। भाभी के आने की सारी तैयारी पूरी हो गई थी ना। मैं 15 साल की थी जब मम्मी पापा गुजर गए थे। भैया मुझसे 13 साल बड़े थे। उस वक्त 28 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद भैया एक बैंक में सर्विस कर रहे थे। मम्मी पापा उनकी शादी की बात करते तो वो मना कर देते, कहते ना मैं किसी को झेल सकता हूँ और ना कोई मुझको, और क्यों झेले कोई किसी को लाइफ भर। ना बाबा, आखिर में हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ पर ख़त्म होता है। सब बोल कर हार गए, मगर भैया नहीं माने। मम्मी पापा के बाद भैया को वहीं जहाँ वो सर्विस करते थे एक लड़की पसंद आ गई। पसंद भी ऐसी आई कि भैया ने उससे शादी करके ही दम लिया। शादी के बाद भाभी हमारे इस पुश्तैनी मकान में रहने लगी और भैया शहर में अपनी सर्विस देखने लगे। फिर अचानक
भैया ने हम दोनों को वहीं बुला लिया। भैया को बैंक की तरफ से रहने को घर मिल गया था। मैं वहीं रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने शादी कर ली और शादी के बाद सोचते हुए मेरी आंखें भर आई। हमारी गाड़ी कब घर से निकली और सड़क नापने लगी मुझे पता ही ना चला। आंसुओं को साफ करके मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद हम तीनों एयरपोर्ट पर प्लेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आज फ्लैट वक्त से पहले आ रही है। भाभी जो आ रही हैं, दीनू चाचा ने चहक कर कहा। सविता की तरह दीनू चाचा भी बचपन से हमारे घर काम किया करते थे। दीनू चाचा की बात पर हम सब हंस पड़े, लेकिन हमको ही अपनी हंसी फीकी सुनाई दे रही थी। इस फीकी हंसी की वजह ये थी कि 3 महीने से भाभी मुसलसल हॉस्पिटल में रही थी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। भैया उसी वक्त गुजर गए थे और भाभी 3 महीनों बाद उसी पुश्तैनी मकान में रहने आ रही थी, जिसकी चाबी मुझे देने के लिए उन्होंने भैया से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक्सीडेंट में भाभी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। उनके हाथ पैर जवाब दे गए थे। भाभी फिर से चल पाएंगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता था। इसलिए हम में से वो देखने की को कोई भी तैयार नहीं था। जब फ्लैट का अराइवल अनाउंस हुआ और थोड़ी देर बाद हमने देखा भाभी एक अटेंडेंट के साथ व्हीलचेयर पर आ रही थी। एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर बैठी भाभी को पहचान कर भी हम पहचान नहीं पा रहे थे। शक्ल वही थी, मगर शक्ल पर फैला सन्नाटा हजारों दुख और हजारों आंसुओं से भी ज़्यादा तकलीफदह था। उनके चेहरे पर एक्सीडेंट की तकलीफ के अलावा भी कुछ था, वही कुछ जो हमेशा मेरे और भाभी के बीच दीवार खड़ी कर देता था, जिसे चाह कर भी मैं पार नहीं कर पाई थी। तभी सविता और दीनू चाचा ने आगे बढ़कर अटेंडेंट से व्हीलचेयर थाम लिया। अब घर आ गई हो भाभी, अब जल्द ठीक हो जाओगी, कहकर सविता ने उनके सर पर हाथ फेरा था। मैं उनके साथ चल रही थी। काश इसी तरह भाभी भी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी होती। सोचते हुए मेरी आंखें एक बार फिर भर आई थी। काश भाभी ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव न किया होता तो आज मैं उनके आधे दुख बांट लेती। भैया मुझसे नाराज़ थे। मैंने भैया की मर्जी के खिलाफ रोहित से शादी कर ली थी। ये इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था जितनी मुझे सज़ा दी गई थी। मैंने भैया भाभी के आगे हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी शादी रोहित से कर दें, मगर दोनों ने मना कर दिया। आखिर मैंने मंदिर में रोहित से शादी कर ली थी। शादी के बाद मैं घर आई तो भैया और भाभी ने मुझसे बात तक नहीं किया था। रोहित एक मेंस पार्लर में काम करता था और ये बात भैया को पसंद नहीं थी। भैया ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। रोहित मुझे साथ लिए वहाँ से चला आया। हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे कि अचानक रोहित को करंट लग गई और वो इस दुनिया से गुजर गया। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं लुट गई थी। मेरा इस अनजान शहर में भैया और भाभी के सिवा कोई नहीं था। रोहित को गुजरे 2 महीने बीत गए थे। भैया भाभी को खबर मिल गई थी, मगर वो नहीं आए। आखिर मैं ही गई थी उनके घर। भाभी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला था। फिर मैं भैया के बैंक आ गई थी। भैया ने एक नज़र मुझ पर डालकर मुंह फेर लिया था। मैं उनके पास अपने पुश्तैनी मकान की चाबी मांगने गई थी। भैया ने घर आने का कहकर मुझे रुखसत कर दिया। दूसरे दिन
मैं घर आई थी। दरवाज़ा भैया ने खोला। भाभी काफ़ी गुस्से में थी और किसी तरह भी चाबी देने को तैयार नहीं थी। मैं सर झुकाए खड़ी थी। मेरे ऊपर वक्त की मार थी। अगर रोहित होता तो वो मुझे यहाँ आने कभी नहीं देता, मगर रोहित के न रहने पर मैं कहाँ जाती? ससुराल में कौन था जो मुझे रख लेता? मैं सर झुकाकर वहीं खड़ी थी। आंसू आंखों से गिर रहा था। मैं भैया से माफ़ी मांग रही थी। शायद भैया को मुझ पर रहम आ ही जाता, मगर भाभी ने ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े थे कि भैया ने चाबी मुझे फेंक कर दी और भाभी ने बड़े जोम से कहा, सिर्फ अपना कमरा ही खोलना। मैंने फर्श से चाबी उठा ली। कुछ देर इस इंतज़ार में रही कि भैया कुछ बोलेंगे, मगर ये मेरी अपनी सोच थी। मैं वहाँ से सर झुकाए निकल पड़ी थी। ये ज़्यादा दिनों की बात कहाँ थी? 6 महीने ही तो गुजरे थे और 6 महीने बाद भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और भाभी अब व्हील चेयर पर बैठी मुझसे आगे आगे जा रही थी। दिल कर रहा था उन्हें अपने पुश्तैनी मकान में इंटर भी न करने दूं, मगर फिर भैया का चेहरा याद आ जाता। पापा मम्मी के बाद भैया ने जिस तरह मेरी देखभाल की थी वो सब याद आ रहा था। आंसू कतरा कतरा गिर रहा था। घर आकर मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली आई, जबकि भाभी को नीचे के पोर्शन में रखा गया था। खाने के वक्त सबिता के बुलाने पर मैं नीचे आई थी। भाभी का व्हीलचेयर पहले ही डाइनिंग टेबल के पास आ गया था। मैं अपने चेयर पर बैठती हुई बोली, कल से मैं पहले आऊँगी, तब भाभी। कहकर मैं अपने प्लेट में चावल परोसने लगी। भाभी चुप ही थी। दूसरे दिन भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उनका खाना उनके कमरे में जाने लगा। मेरे दिल को कुछ तसल्ली सी मिली थी। मकान के सारे दरवाजे खुल गए थे, मगर उन दरवाज़ों तक जा पाना भाभी के लिए मुश्किल था। वो अपने कमरे में कैद थी। मैंने खुद को किताबों में गुम कर लिया था। मैं एक बार भी भाभी की खैरियत पूछने उनके कमरे में नहीं आई थी। मुझे रह रहकर भाभी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही थी कि बस एक कमरा ही खोलना, और मैं अंदर तक कड़वाहट महसूस करने लगती। 2 महीने हो गए थे। भाभी की हालत कुछ कुछ बेहतर हो रही थी। अब वो अपने कमरे से निकलकर बागीचे में आ जाया करती थी। घंटों अकेली बैठी जाने क्या कुछ सोचती रहती थी। मैं अपना खर्च निकालने के लिए एक स्कूल में पढ़ाने जाने लगी थी। स्कूल से आते जाते मेरी नज़र भाभी पर पड़ती तो मैं नज़रें फेर कर चली आती। उस दिन भी मैं नज़रें घुमा कर निकल रही थी कि भाभी ने मुझे पुकार लिया। आवाज़ पर मैं रुक गई। मेरी नज़रें भाभी पर टिकी थी, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठ रही थी। मैं अपनी जगह खड़ी रही। भाभी धीरे धीरे मेरे पास आकर रुक गई। फिर मेरा हाथ पकड़कर बड़े प्यार से बोली, अब तक नाराज़ हो? मैं नज़रें झुका गई। होना भी चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, कहकर वो रो पड़ी। रोई तो शिद्दत से रोती रही। मेरे आंसू तो कब के खुश्क हो गए थे। रोहित के गुजरने के बाद मुझे लगता था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। भैया कभी भाभी के आगे बोल नहीं पाए थे। भैया मुझे माफ़ भी कर देते अगर भाभी ने उन्हें समझाया होता, मगर भाभी ने ऐसा नहीं किया था। भैया की गैर हाजिरी में उन्होंने मुझे घर से भगा दिया था। मैं बुत बनी खड़ी थी और भाभी के आंसू गिर रहे थे। फिर वो चुप हो गई। मैं कुछ कहे बगैर ही वापस अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन सुबह सबिता की आवाज़ पर मैं उठी थी। वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी, दिया, भाभी जा रही हैं। मैं दरवाजे पर आई तो सबिता परेशान सी खड़ी थी। कहाँ? मैं बालों का जूड़ा बनाती उसे देखती हुई पूछी। शहर जा रही है, चलो ना, वो तुम्हें बुला रही हैं। सबिता बोली और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई।
मैं नीचे आई तो भाभी सफ़ेद साड़ी पहने जाने को तैयार खड़ी थी। दीनू चाचा बैग उठाए बाहर जा रहे थे और सबिता मुंह लटकाए खड़ी थी। मुझे देखकर भाभी ने चाबी का गुच्छा मुझे पकड़ा दिया और बोली, दिया, ये तुम्हारा घर है, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जैसा तुम्हारे साथ किया था वैसा ही मेरे साथ हुआ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि सर पर से शौहर का साया उठ जाता है तो कैसा लगता है। वो रो पड़ी थी, मेरी आंखें झिलमिला गईं। आज भैया नहीं थे, भाभी बुलाकर चाबी पकड़ा रही थी। मैंने चाबी के साथ उनका हाथ भी पकड़ लिया था। आप कहीं नहीं जाएंगी कहकर मैं रो पड़ी थी। मुझे पता था कि एक औरत जिसका शौहर नहीं होता, उसके सर पर अपना छत होना कितना ज़रूरी है। इसी छत के लिए तो मैं भैया की फेंक कर दी हुई चाबी उठा लाई थी। मगर अब वहाँ शहर में कौन था? भाभी का, जो उन्हें फेंक कर ही सही चाबी देता। भाभी ने मेरी पिशानी चूमकर मुझे गले लगा लिया। सबिता ने जोर से आवाज़ लगाई, दीनू चाचा, बैग वापस ले आएं। मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।